गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में या उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब तक हम बातें नेफ्रॉन के बारे में जो बात कर रहे थे ना, पीछे की जो क्लास में हमने नेफ्रॉन के बारे में बात की थी कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, या फिर पहले हमने नेफ्रॉन का परिचय पढ़ा था कि नेफ्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में आपको कुछ बातें आपको मैंने बताई थी। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और एक किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 लाख होती है। ये मैंने आपको कल बताया था। इनके बाद में हमने नेफ्रॉन के दो प्रकार हमने पढ़े, वल्कुटीय नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो नेफ्रॉन के प्रकार हमने पढ़े थे। वल्कुटीय नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यह नेफ्रॉन किडनी के वल्कुट भाग में स्थित होता है। अब वल्कुट व मेडुला दो भाग हमने पीछे पढ़े। जब हमें किडनी की लंबवत काट को काट करते हैं तब किडनी में आपको दो भाग दिखाई देते हैं। सबसे बाह्य भाग कौन सा होता है, वल्कुट होता है। बीच वाला भाग कौन सा होता है, मध्यांश या मेडुला होता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन किडनी के किस भाग में, उसके बाद उसके नेफ्रॉन के दो प्रकार होते हैं। पहला तो वल्कुटीय नेफ्रॉन जो कि वल्कुट में स्थित है, और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुला भाग में स्थित होता है। अब हम बात करें नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं, नेफ्रॉन की संरचना को जब हम देखते हैं तो नेफ्रॉन के 5 भाग दिखाई देते हैं। 5 भाग कौन, मैंने पीछे भी क्लास में भी मैंने 5 भाग मैंने आपको लिखवाए थे। पहला तो होता है मेलपीकी कोश, दूसरा होता है समिश्त कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं शॉर्ट रूप से पीसीटी, और तीसरा होता है हेले का लूप, चौथा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और पांचवा होता है कलेक्टिंग डक्ट या संग्रहित नलिका। ये किसके भाग होते हैं, नेफ्रॉन के 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेलपीकी कोश के बारे में। तो मेलपीकी कोश क्या होता है, नेफ्रॉन का सबसे प्रथम जो भाग होता है, जो फर्स्ट जो भाग होता है उसको बोलते हैं मेलपीकी कोश। अब देखो मेलपीकी कोश के बारे में पहली बात तो आप क्या याद रखिए, नेफ्रॉन का प्रथम भाग होता है। नेफ्रॉन का प्रथम भाग मैंने यहाँ पे लिखा है, वक्र नलिका का प्रथम भाग वह वल्कुट में स्थित होता है। तो मेलपीकी कोश नेफ्रॉन का तो प्रथम भाग होता है, वो कहाँ पे स्थित होता है, किडनी के वल्कुट भाग में स्थित होता है। अब मेलपीकी जो कोश है उनका जो व्यास होता है वो व्यास कितना होता है, 0.3 mm होता है, mm होता है। ठीक है, पहली बात प्रथम भाग होता है, दूसरा वल्कुट में स्थित होता है, और इसका मेलपीकी कोश का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 0.3 mm होता है। इनके बाद जब हमें मेलपीकी कोश में एक संरचना होती है, प्यालेनुमा संरचना होती है, तो उस प्यालेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल क्या होता है, मेलपीकी कोश में पाए जाने वाले प्यालेनुमा जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अब बोमेन कैप्सूल की जब हम बात करते हैं तो बोमेन कैप्सूल के अपर सतह पर या ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार की धमनिकाएं आती है। एक तो आती है अभिवाही धमनिकाएं, दूसरी आती है अपवाही धमनिकाएं। ये पीछे हमने बात की थी। तो अभिवाही धमनी तो क्या करी, ब्लड को ला रही है, हार्ट से ब्लड को ला रही है, और अपवाही धमनी क्या कर रही है, नेफ्रॉन से ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब जो अभिवाही जो धमनिका है वो आगे जाकर के बहुत सारी केशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। अब केशिकाएं आपस में मिलकर के एक गुच्छे का निर्माण करती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मेलपीकी कोश में ये 2 संरचना होती है, एक तो होती है बोमेन कैप्सूल और दूसरी होती है ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मेलपीकी कोश में पाए जाने वाली प्यालेनुमा संरचना बोमेन कैप्सूल कहलाती है, और ग्लोमेरुलस क्या होता है, अभिवाही धमनिकाएं आगे जाकर बहुत सारी केशिकाओं में डिवाइड हो जाती है जिनकी संख्या 50 की समथिंग होती है। इन केशिकाओं का जो गुच्छा बनता है, जो मास बनता है, उसी मास को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये चीजें आपको इसमें बतानी है। उनके बाद में मेलपीकी कोश का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, ब्लड को छानना या ब्लड का निस्पंदन करना। ठीक है, तो ये तो होगा मेलपीकी कोश के बारे में। अब नेफ्रॉन का दूसरा भाग आता है समीप्त कुंडलित नलिका। यहाँ पे मैंने लिखा है समीप्त कुंडलित नलिका। अब इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वालेटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कॉन्वालेटेड ट्यूबुल, और शॉर्ट रूप से बोलेंगे हम पीसीटी। ठीक है, पीसीटी। तो जब हम पीसीटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना, आपको मेलपीकी कोश में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कोशिका कौन से प्रकार की होती है, सल्की उपकला कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, सल्की उपकला कोशिकाएं, या इसको बोल सकते हैं सीलेटेड सेल।
ऐसे सेल जिसमें सीढ़ियाँ या पेशाबिकाएँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेल्टी की जो कोशिकाएँ पाई जाएगी उसमें सीढ़ियाँ प्रेजेंट होती है। या सेल का कौन सा प्रकार होता है, सेल की उपकुला कोशिकाएँ होती है। और इस सेल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, व्यंजन के समान या हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल। इसमें 6 सेलें होती है इसकी कोशिकाओं में, ठीक है। अब पीसीटी की जब हम बात करते हैं तो बोमेन कैप्सूल है वो आगे जाकर के किस में ओपन होता है। देखो नेफ्रॉन क्या है, पूरी की पूरी एक नलिका होती है। उस नलिका को हमने 5 भागों में विभाजित किया। पहले वाला प्रथम भाग तो कौन सा होगा, मेल्पिनी कोश, और मेल्पिनी कोश भी क्या 2 भागों में बटा होता है, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल किसमें खुलेगा आगे जाकर के, पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वालिकेट ट्यूबुल में या समीप उदित नलिका में ओपन होता है या खुलता है, ठीक है। अब पीसीटी वाला जो भाग है यह भी कहाँ पे स्थित होता है, किडनी के वलकुट भाग में स्थित होता है। समझ गया, पीसीटी भी कहाँ पे स्थित हुआ, किडनी के वलकुट भाग में स्थित होता है। अब इस नलिका, कौन सी नलिका, पीसीटी की जो नलिका है उनका व्यास कितना होता है, 50 माइक्रो इसका व्यास होता है, ठीक है। इसका व्यास 50 माइक्रो होता है। इसका इधर आपने मेल्पिनी कोश का जो हमने पढ़ा था उसका व्यास कितना होता है, 0.3 मिमी होता है। अब पीसीटी में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन सी होती है, घनाकार कोशिकाएं होती है। घनाकार यानी घन के समान, घनाकार कोशिकाएं घन के समान, घनाभ तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसकी जो कोशिका की जो आकृति है वो घन के समान होती है। तो कोशिका का नाम क्या होगा, घनाकार कोशिकाएं। तो पीसीटी में जो कोशिकाएं पाई जाती है कौन सी होती है, घनाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सूक्ष्म रसायन प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। अब ये सूक्ष्म रसायन क्या होते हैं, उभारुआ संरचना, ऐसी उभारुआ संरचना होती है उसको बोलते हैं रसाकुर, जो कि छोटे छोटे होते हैं इसको सूक्ष्म रसाकुर बोलते हैं। और इसकी वजह से यहाँ की इसकी अवशोषण की सतह है वो बढ़ जाती है, अवशोषण करने की जो सतह है वो बढ़ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीसीटी में सूक्ष्म रसाकुर पाए जाते हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं, नेफ्रॉन का तीसरा पार्ट आता है हेनले का लूप। एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नामकरण रखा गया है हेनले। हेनले के जो वैज्ञानिक है उनके नाम पे इसका नामकरण हेनले का लूप रखा गया, ठीक है। अब हेनले के जो लूप है, नाम से पता चला है लूप है, तो लूप कैसा होता है, यू शेप, यू आकार का होता है। तो हेनले के लूप की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, यू के समान होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू के समान होती है, कैपिटल यू के समान, ठीक है। अब हेनले का लूप कहाँ स्थित होता है, मेडुला में। यहाँ पे मैंने लिखा है मेडुला में स्थित होता है। पीछे वाले दो जो पार्ट पड़े थे वो कहाँ पे, वलकुट में। अब लूप ऑफ हेनले कहाँ पे स्थित है, मेडुला भाग में स्थित होता है। अब हेनले के लूप की अगर हम बात करें तो हेनले के लूप में क्या होती है, 2 भुजाएं होती है। जब हम दो आकार दिखाते हैं ऐसे 2 बनाएंगे, इसमें क्या होती है, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, इसमें 2 भुजा होती है। और एक भुजा को हम क्या बोलते हैं, अवरोही भुजा, और दूसरे को बोलते हैं आरोही भुजा, ठीक है। अवरोही भुजा, दूसरी को होंगी आरोही भुजा, ठीक है। अब जब हम हेनले के लूप की अगर हम बात करें तो हेनले के लूप का मुख्य काम होता है जल का अवशोषण करना। जो हमारी बॉडी में जो यूरिन बन रहा है, जो मूत्र का जो निर्माण हो रहा है, उसमें जो पानी की जो मात्रा होती है, अगर ज़्यादा मात्रा जा रही है या ज़्यादा मात्रा हो रही है तो उस स्थिति में यूरिन से वापस जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है, हेनले का लूप करता है। अब हेनले के लूप की जो लंबाई है वो एनिमल्स के हैबिटेट या आवास पर डिपेंड करती है कि एक एनिमल्स या एक प्राणी कौन सी आवास में रह रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि हेनले का लूप साइज में बड़ा कितना होगा, आकार में बड़ा कितना होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, मरुस्थलीय आवास या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में जो एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऊँट है। तो ऊँट की जब हम बात करें तो ऊँट में हेनले का लूप बड़ा होता है। जब हेनले का लूप बड़ा होगा तो जल के अवशोषण की दर बढ़ेगी, ठीक है। और यूरिन कैसा बनेगा, सांद्र बनेगा, कंसंट्रेट बनेगा, या यूरिन में वाटर की क्या होगी, कमी होगी। तो जो डेजर्ट एरिया में, जो रेगिस्तान में जो एनिमल्स रह रहे हैं उसका यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेट होता है, या उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें हेनले का लूप बड़ा होता है। अदर एनिमल्स की अगर हम बात करें, जो मेराइन वाटर एनिमल्स जिसमें किडनी प्रेजेंट होती है, या फिर टेरिस्टेरियल एनिमल्स सिंपल जो नॉर्मल हैबिटेट में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हेनले का लूप नॉर्मली सामान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये मेन बात याद रखनी है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कि ऊँट की अगर हम बात करें उसमें हेनले का लूप क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। अब नेफ्रॉन का चौथा पार्ट आता है दूरस्थ उदगलित नलिका। यहाँ पे मैंने लिखा है दूरस्थ उदगलित नलिका।
नलिका को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वालेटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वालेटेड ट्यूबुल, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगी DCT, DCT। याद रखना DCT क्या होती है, PCT क्या होती है, आगे हम CT के बारे में बात करें, CT क्या होती है। तो DCT, ठीक है। अब DCT के बारे में आपको दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इसमें कौन सी प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसमें भी कौन सी प्रकार की कोशिका है, घनाकार कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका होती है, घनाकार कोशिका, किसमें, DCT में। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। तो PCT में रसांकुर पाए जाते हैं, जबकि DCT में रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उनके बाद में पांचवें नेफ्रॉन का पांचवा भाग आता है CD। नाम पर लिखा था मैंने संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, CD। CD क्या होता है, नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है। अंतिम भाग होता है मेन नलिका को आगे जाकर के बहुत सारी नलिकाओं में डिवाइड हो रही है, जिनकी संख्या मैक्सिमम 8 होती है या अधिकतम 8 हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी नलिकाओं में ओपन डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कोशिकाएं कौन सी होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं। अब स्तंभाकार कोशिकाएं कौन सी होती है, स्तंभ के समान लंबवत जो सेल होती है उसको बोलते हैं स्तंभाकार कोशिकाएं। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। और जो CD होती है या संग्रहित नलिका होती है वो आगे जाकर के ओपन किसमें होती है, पेल्विस। पेल्विस के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा, हाइलम क्या होता है, पेल्विस क्या होता है ना। उसमें जाकर के ओपन होती है और वो नलिका आगे जाकर के यूरेटर में या मूत्रवाहिनी में खोल जाती है, और मूत्रवाहिनी आगे जाकर के मूत्राशय में ओपन होता है, मूत्राशय आगे जाकर के बॉडी से बाहर आउट, यूरिन को तो बॉडी से बाहर आउट कर देता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना में आपको नेफ्रॉन का डायग्राम जो मैंने पीछे बनवाया है आपसे, ठीक है, वो डायग्राम आपको एड करना है। ये पांचों नाम आपको लिखने हैं, पांचों नाम लिख करके आपके जो 3-4 जो बातें मैंने आपको बताई है उस बातों के बारे में आपको लिखना है। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको। देखो नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम नेफ्रॉन में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहली बात तो आपको लिखनी है किडनी की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि नेफ्रॉन की जो संख्या होती है, एक किडनी में 10 से 12 लाख होती है। दोनों किडनी की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की संख्या 20 से 24 लाख के समथिंग होती है, ठीक है। इनके बाद में जब हम नेफ्रॉन का प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। एक तो होगा वल्कुटीय नेफ्रॉन और दूसरा होगा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वल्कुटीय नेफ्रॉन वल्कुट में स्थित होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन मेडुला में स्थित होता है। वल्कुट मेडुला क्या होता है, किडनी के दो भाग होते हैं, बाह्य भाग वल्कुट और बीच वाला भाग मेडुला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन की संरचना की जब हम बात करते हैं, नेफ्रॉन कैसा एक नलिका के समान इनकी संरचना होती है, और नेफ्रॉन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं। 5 भाग, सबसे पहले 5 भागों के नाम पता होना चाहिए आपको। मेलपीकी कोश, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहित नलिका, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेलपीकी कोश के बारे में। अब मेलपीकी कोश भी क्या है, 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले मेलपीकी कोश नेफ्रॉन का प्रथम भाग होता है, इनका व्यास 0.3 mm होता है, ठीक है। और इसमें जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो कोशिकाएं कौन सी होती है, सल की उपकला कोशिकाएं होती है। अब मेलपीकी कोश भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा होता है गैलोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल क्या होता है, मेलपीकी कोश में जो प्यारेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अब गैलोमेरुलस क्या होता है, बोमेन कैप्सूल में जो एपिवाही धमनिका आ रही है वो आगे जाकर के बहुत सारी केशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, और उसी केशिकाओं का जो गुच्छा जो बनता है उसी गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, गैलोमेरुलस। गैलोमेरुलस अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा गैलोमेरुलस, आप याद रखो, ठीक है। तो ये तो होगा मेलपीकी कोश के बारे में। अब हम बात करते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो कि नेफ्रॉन का दूसरा भाग होता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल आगे जाकर के PCT में ओपन होता है या खुलता है। PCT जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वालेटेड ट्यूबुल होती है। कौन सी किडनी के कौन से भाग में स्थित होता है, वल्कुट भाग में ये स्थित होती है, और इसका जो व्यास होता है वो 50 माइक्रो होता है।
उनके बाद यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो कौन सी होती है, घनाकार कोशिकाएं, और घनाकार कोशिकाएं घन के समान होती है। ठीक है, इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण बात, सूक्ष्म रसायन इसमें पाए जाते हैं जिसके कारण की अवशोषण की जो सतह है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे हेंडे के रूप के बारे में। अब हेंडे का जो रूप होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं आकृति के बारे में। तो हेंडे की रूप की जो आकृति होती है वो यू के समान, अंग्रेजी वर्णमाला की यू के समान इनकी क्या होती है, आकृति होती है। और ये कौन कहाँ पे स्थित होता है, मेडुला में ये स्थित होता है। उनके बाद में हेंडे के रूप में दो भुजाएं पाई जाती है। पहली भुजा तो होती है आरोही भुजा और दूसरी होती है आरोही भुजा। इसका मैंने अभी आपको बताया था कि यू है ना, तो ये यू होगा, एक भुजा तो ये होगी, दूसरी भुजा ये होगी। ये आरोही भुजा होती है, ये आरोही भुजा होती है। ठीक है, और हेंडे के रूप के बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात मेरी आपको ये भी बताइए कि हेंडे के रूप की जो लंबाई है वो डिपेंड करती है उसके आवास पर कि एनिमल्स कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, अगर मरुस्थलीय आवास में रह रहा है तो उसके हेंडे की रूप की लंबाई ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी होती है। वो अपने शरीर में पानी को बचाए रखने के लिए यूरिन के साथ पानी को कम बाहर भेजता है। ठीक है, और हेंडे का लूप जो काम क्या कर रहा है, यूरिन में से जल के अवशोषण को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वालेटेड ट्यूबोल। डिस्टल कॉन्वालेटेड ट्यूबोल यानी शॉर्ट रूप से हम इसको बोलेंगे DCT। ठीक है, इसके बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। कोशिकाएं कौन सी, यहाँ पे घनाकार कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती है और इसमें रसाकुर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इसका मुख्य काम होता है स्त्रावण करने का, स्त्रावण। आगे हम मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तब DCT का जो काम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक जीवन रक्षक हार्मोन आता है जिसके वजह से जल अवशोषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में हम आगे बात करेंगे। पांचों भाग आता है संग्रहित नलिका या कलेक्टिंग डक्ट, CD। ठीक है, और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन सी होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। और कहाँ पे ओपन होती है, पेल्विस में ओपन होती है और पेल्विस से आगे यूरेटर मूत्रवाहिनियाँ होती है, फिर मूत्राशय होता है, फिर बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। तो ये हो गई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की संरचना का जो डायग्राम है पीछे में बना चुका हूँ। ठीक है, तो इतना जो काम है आपको अपनी नोटबुक में करना है। आप सिर्फ इस चैप्टर के सिर्फ एक या दो वीडियो हो रहेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर संख्या ये है 25। तो कौन सा है, 25 चैप्टर नंबर है। ठीक है, आपके जो जीव विज्ञान है उसका 25 नंबर का चैप्टर आता है उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक या दो वीडियो के बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के साथ में आपका जो नोट्स है, इस चैप्टर की नोट्स है जो मैं साथ साथ आपको PDF बना करके आपको भेज रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, एक या दो वीडियो के बाद हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे फिर आगे। तो इसको देख करके वीडियो को ढंग से देखना आपको और ढंग से इसको बनाना। ओके, थैंक यू।